पर आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि यार हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कौन सी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं? वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो स्मार्ट कार गीक सीरीज। आज के वीडियो में ऐसी 5 टॉप की गाड़ियाँ बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली गाड़ी, नाम लेने से पहले कंपनी आप गैस कर लीजिए। मारुति। मारुति इंडिया में तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखता ही है, ऑलमोस्ट 50% का सबसे ज्यादा गाड़ी मारुति की बिकती है, लेकिन एक्सपोर्ट में भी उतना ही ज्यादा आगे है। आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के अंदर मारुति ने अकेले 2,80,000 से ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट करी है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ बलेनो का रहा है। पहले नंबर पर आती है बलेनो, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। अब दूसरे नंबर पर कौन सी गाड़ी आती है, आप फर्क देखिएगा। दूसरे नंबर पर आती है कंपनी Hyundai, जिसने लगभग 1,63,000 से भी ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट करी, जिसमें सबसे बड़ा नंबर वर्ना का रहा 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में। अब वर्ना हमारे यहाँ पर भी काफी प्रचलित रही है और लोगों की पहली पसंद रही है जब एक सेडान लेने के लिए हम जाते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटर में होंडा की सिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन वर्ना ने पिछले कुछ समय में इंजन में रिफाइनमेंट लाए कि भाई 150 PS की पावर लोगों के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी थी। वैसे वर्ना आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताना। हम बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। अगली गाड़ी फिर से मारुति की तरफ से आ रही है। 2,80,000 से ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट करने में मारुति ने अपनी दूसरी गाड़ी मारुति सुजुकी डिजायर का भी साथ लिया। अब डिजायर तो इंडिया में भी लोगों की पहली पसंद रही है, चाहे आप पर्सनल यूज के लिए लीजिए या फिर टैक्सी पर्पस के लिए। हालांकि इसे टूर के नाम से जाना जाता है, पर सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि मारुति डिजायर हर जगह पर बहुत ज्यादा प्रचलित है। अब इसमें बहुत सारे की फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि मारुति की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है और सबसे बढ़िया अच्छा होता है माइलेज। बिल्ड क्वालिटी धीरे-धीरे ठीक हो रही है और नई वाली मारुति डिजायर आई है। आप सभी को पता है कि 5 स्टार रेटिंग लेकर के आई है सेफ्टी में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो मारुति ने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं ताकि अपनी सेफ्टी वाली इमेज बनी हुई थी उसको थोड़े से ठीक किया जा सके। तो मे बी ये नंबर आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। तो अब दोस्तों चौथी गाड़ी पर आते हैं और तीसरी कंपनी पर आते हैं। तो ये कंपनी है वोक्सवैगन। इसकी वर्टस गाड़ी का ही अकेले मॉडल हमने 31,000 से ज्यादा बेच दिया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। हमारी कंट्री से ये वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टेड सेडान कही जाती है। अब जो भी वोक्सवैगन के फैंस हैं उन सभी को पता है कि भाई इसके TSI इंजन कितने ज्यादा अच्छे होते हैं। आपने पोलो चलाई होगी, आपने वेंटो चलाई होगी और वेंटो को रिप्लेस करने के लिए जब वर्टस आई उसका भी लोगों ने उतने ही ढंग से स्वागत किया। वैसे भी जर्मन कार्स उन लोगों को पसंद आती है जिनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक होता है और वर्टस उस तरीके की एक गाड़ी है। तो 31,500 यूनिट एक साथ बेच देना काफी बड़ी बात होती है, वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट में। अब अपनी पांचवी गाड़ी पर आते हैं जो कि इंडिया में 2022 में ही बंद हो गई थी मिलना। दोस्तों ये गाड़ी निसान कंपनी की तरफ से आ रही है और ये मैग्नाइट नहीं है, मैंने कहा बंद हो चुकी थी। यह निसान सनी, ये एक प्रॉपर सेडान गाड़ी थी जिसको हमने तो ज्यादा नहीं यूज किया, लेकिन हम आज भी मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। आंकड़ों की बात करूं तो अकेले सितंबर 2024 के अंदर हमने लगभग 6,000 के आसपास गाड़ियां एक्सपोर्ट कर दी थी। और अगर बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो लगभग 33,500 गाड़ियां एक्सपोर्ट करी थी हमने निसान सनी। तो निसान सनी भी यहाँ पर एक एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो ये सारी कंपनियां मिलकर काफी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ कर रही हैं और वर्ल्ड वाइड गाड़ियां एक्सपोर्ट होती है। अब इसके अलावा भी कोई गाड़ी आपको पसंद है काफी ज्यादा और आप चाहते हैं कि भाई इंडिया में भी लॉन्च हो जाए जैसे कि निसान सनी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। जब भी ईवी का नाम सुनते हैं या हम गाड़ी लेने का प्लान करते हैं तो हमें एक चीज पता होती है कि भाई काफी सस्ती पड़ती है, क्योंकि 1 रुपए 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से एक कार चल रही है। और ये पर्सपेक्टिव इसलिए बनता है क्योंकि हम फलाने की गाड़ी में कहीं गए हुए होते हैं जो कि ईवी होती है, उसमें बहुत कम खर्चा आया है। इस समय हम सिर्फ रनिंग कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपको अगर ईवी लेनी है तो आपको सोचना होगा कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कितना है। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो स्मार्ट कार गीक। आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ईवी की बेटर है या पेट्रोल कार ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें गाड़ी डिसाइड करनी है। लेट्स से पंच सेम फीचर वाली पेट्रोल पंच और ईवी पंच के प्राइस में लगभग 3 लाख का डिफरेंस है। पेट्रोल वाली लगभग 12 लाख में आ जाती है और ईवी आपको 15 लाख में मिलेगी। अब ये 3 लाख रुपए जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इसकी रिकवरी होने के बाद ही आपकी ईवी आपके लिए सस्ती हो सकती है। और ये रिकवरी होगी कितने समय में? तो नॉर्मल सी बात है, पेट्रोल कार को 1 किलोमीटर चलने में लगभग 8 रुपए का खर्चा है और ईवी को 1 किलोमीटर चलने में लगभग 1 से 1.5 रुपए। अब 1 किलोमीटर चलने में ईवी पेट्रोल के मुकाबले 7 रुपए बचा रही है। तो सोचिए 3 लाख रुपए बचाने के लिए इसको लगभग 42 से 43,000 किलोमीटर चलना होगा। अब बहुत सारे केसेस में गाड़ियां जो है 5 साल 6 साल या 8 साल में ये पूरी तय कर पाती है। 8 साल तक की बैटरी गारंटी तो आपको कंपनी दे देती है और 8 साल के बाद अगर आपकी बैटरी रिप्लेस करनी पड़ी तो आपके ऊपर खर्चा आए।
और वो खर्चा कितना होगा? गाड़ी की 40% कॉस्ट वो खर्चा होती है। मतलब समझ लीजिए लगभग 6 लाख रुपए आपको जेब से देने पड़ सकते हैं। हालांकि 8 साल तक काफी बार जो है आपकी बैटरी से रिप्लेस होंगे, काफी बार आपकी बैटरी को वापस ठीक किया जाएगा। पर एक और चीज कैलकुलेट करनी रह जाती है कि भाई ये बैटरी नहीं करनी, यहाँ पर डिग्रेडेशन होता रहता है। तो जो रेंज आपको आज मिल रही है वही रेंज हर समय नहीं मिलेगी। अगले साल आपको थोड़ी और कम मिलेगी, उसके अगले साल और कम मिलेगी। तो हमने जो 1 रुपए पर किलोमीटर पकड़ा है वो हर साल सिमिलर नहीं रहने वाला है, वो 2 रुपए 3 रुपए पर भी जाएगा। ऐसे में ये 3 लाख रुपए का जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है इसको रिकवर करना और थोड़ा डिले हो जाता है। तो इस केस में मुझे लगता है कि इनिशियली आप जो पैसे दे रहे हैं वो थोड़े से आपको महंगे ही पड़ रहे हैं। साथ ही एक बात और याद रखिए, ईवी तभी सस्ती है जब आप उसे घर पर चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उसे फास्ट चार्जिंग पे चार्ज करवाते हैं तो 1200 से 1300 रुपए का बिल बन जाता है और गाड़ी चलती है 250 से 300 किलोमीटर। तो टोटली 4, 5 या 6 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको बिल आता है, जो कि एक डीजल गाड़ी के बराबर है। सो इंस्टेड ऑफ ईवी आपने अगर लिया होता है डीजल कार तो भी सिमिलर ही होता, आप बच जाते हैं इंजन एंजाइटी से, आप बच जाते हैं बैटरी रिप्लेसमेंट से, आप बच जाते हैं बहुत सारी दिक्कतों से। तो मेरे हिसाब से अगर आप कॉस्ट देकर ईवी लेने का सोच रहे हैं तो थोड़े अपने रनिंग को जरूर देखिए कि आप कितना चलते हैं। उसके बाद ये देखिए कितने समय में आपकी कॉस्ट कवर हो जाएगी, 3-2.5 लाख रुपए जो भी आप एक्स्ट्रा देंगे और उसके बाद ये डिसीजन लीजिए, वरना पेट्रोल या डीजल का काफी चीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। भाई 3 महीने भी नहीं हुए थे और मेरे दोस्त को अपनी आज के वीडियो में ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो आप गाड़ी खरीदने से पहले चेक कर लें ताकि ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आए। भाई सबसे जरूरी चीज है कि सेकंड हैंड गाड़ी का सर्विस हिस्ट्री आप जरूर मांग लीजिए। पुराने ओनर ने सही से सर्विस करवाई है या नहीं, ऑयल चेंज टाइम पर हुआ है या नहीं, एयर फिल्टर बराबर बदले हैं या नहीं, बाकी की क्या हालत है, बाकी ओवरऑल जानकारी आधे से ज्यादा आपको सर्विस हिस्ट्री से पता चल जाएगी। हो सके तो जरूर किसी पहचान के मैकेनिक को एक बार गाड़ी की कंडीशन दिखा देना, वो थोड़े बहुत इधर से रबर वगैरह निकाल करके चेक कर लेंगे नहीं गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, जिससे आपको एक भरोसा और मिल जाएगा कि भाई गाड़ी की कंडीशन अच्छी है। क्योंकि फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब हम नई गाड़ी लेते समय टेस्ट ड्राइव बहुत तबीयत से लेते हैं तो हमें सेकंड हैंड गाड़ी में ध्यान रखिए। और एक चीज, गाड़ी को चालू करके लगभग 10-15 मिनट का आइडलिंग करवा लो। उससे क्या होगा ना, थोड़े बहुत नॉइसेस वगैरह अगर गाड़ी में आ रहे हैं, इंजन में आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएंगे। और गाड़ी को अलग अलग सिचुएशन में चलाकर जरूर देखो, गाड़ी की परफॉर्मेंस को जरूर चेक करो, क्या सही से पिकअप आ रहा है, नहीं आ रहा है, घाट सेक्शन में चल पा रही है, तब जाके गाड़ी लो। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मैकेनिक इस तरीके से गाड़ी को बनाते हैं कि थोड़े समय तो चल लेगी और उसके बाद प्रॉब्लम देना शुरू करेगी। धुआं कैसा निकल रहा है, गाड़ी का ओवर हीटिंग तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करो, आरसी चेक करो, पीयूसी है या नहीं, कितना गैप बीच में आया है, इंश्योरेंस हमेशा टाइमली लिया गया है नहीं, बीच में कुछ गैप रखा गया है, कितने नंबर ऑफ ओनर्स आपकी गाड़ी के पहले भी रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में चेक करो। वरना किसी न किसी मैकेनिक की हेल्प लो या किसी सेकंड हैंड कार डीलर की हेल्प लो, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई गाड़ी लीगली बहुत सही है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने मीटर को रिवर्स करवा लेते हैं, लेकिन आप पहचान सकते हो कि गाड़ी बहुत ज्यादा चली है या नहीं। वो कैसे? इंजन परफॉर्मेंस से और टायर से। अगर ओनर ने गाड़ी के टायर चेंज नहीं किया तो टायर को बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट करो, तब आपको पता चलेगा कि भाई गाड़ी कितनी चली है। मैं बहुत बार ऐसा होता था कि गाड़ी देखकर बताता था कि गाड़ी 40 से 45 हजार किलोमीटर चली है और मीटर पर 15,000 लिखा होता था। भाई कोई भी अपनी गाड़ी में ये तो नहीं करवाएगा कि 15,000 चली उसके बाद 40,000 चले हुए टायर डलवाए। तो इस चीज का ध्यान रखना। और टायर्स की लाइफ कैसे चेक करनी है जानना है तो इस सीरीज में आप बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू। कार एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। ये इतना आसान नहीं है कि आप बस दुकान पर गए, जो सबसे अच्छी दिख रही है गाड़ी वो आपने ले ली और आ गए, बल्कि आपको सोचना होगा कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जैसे कि कॉस्ट, फीचर्स और टेक्नोलॉजी, डेली यूसेज और भी बहुत सारी चीजें। तो ये डिसीजन लेके वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्मार्ट कार गीक सीरीज। आज के वीडियो में ऐसे 3 फैक्टर्स बताऊंगा जो आप जरूर सोच लें एक गाड़ी लेने से पहले। सबसे पहली चीज है पर्पस और डेली यूज। भाई कोई भी चीज लेने से पहले, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले क्लियर होना चाहिए वो पैसे क्यों डाल रहे हो। अब कार जो होता है वो एक लग्जरी चीजों में आता है और आपके डेली पर्पस को भी सर्व करता है। अब हो सकता है कि आप इसको सिटी ड्राइविंग के लिए यूज करें। ऐसे समय पर आपको एक बड़ी एसयूवी की जगह छोटी सी हैचबैक काम आएगी, क्योंकि आपको सिटी में काफी ज्यादा हेल्प
हेल्पफुल रहेगी, छोटे-छोटे एरिया से निकलने के लिए हेल्पफुल रहेगी, और क्योंकि आप ज्यादातर अकेले या 2-3 लोग ही बैठने वाले हो तो कॉस्ट भी बहुत कम लगेगी। अगर आप डेली कम्यूट के लिए बाइक या कोई कैब वगैरह सर्विस इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि भाई जो लॉन्गर ट्रिप्स हो उसमें मेरे पास एक गाड़ी हो, फैमिली को लेकर मैं जा सकूं, तो आप एक अच्छी एमयूवी देख सकते हो जिसमें आपका सामान भी ज्यादा से ज्यादा आ सके, और यहाँ पर आप सीएनजी के बारे में भी सोच सकते हो, जो कि आपके लिए कॉस्ट में भी इफेक्टिव रहेगा। अब अगर आप ड्राइविंग के काफी ज्यादा शौकीन आदमी हैं और आप चाहते हैं कि भाई ऑफ-रोडिंग वगैरह कर ले, देन आप थार या सुजुकी जिम्नी जैसी गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप कॉस्ट देखें। देखो, हर एक पर्पस के हिसाब से आपके पास फिर से मल्टीपल गाड़ियां होंगी। अगर आप ऑफिस यूज के लिए, डेली रूटीन के लिए छोटी गाड़ी देख रहे हो, वहां पर भी आपके पास ऑल्टो से लेकर के ऑल्ट्रोज तक बहुत सारी गाड़ियां होंगी, जिसमें कॉस्ट अलग-अलग आता है। आपको देखना है कि आपका डेली कम्यूट कितना सस्ते से सस्ता हो सकता है। अगर आपके यहाँ पर इतनी सर्विसेज है कि आपको बहुत ज्यादा खर्चे नहीं आ रहे हैं ऑलरेडी, और आप सोच रहे हैं कि ये खर्चा मैं करूंगा और ये बड़ा मेरे लिए बन जाएगा, फिर आप गलत कर रहे हैं। सो आप अगर पर्पस डिसाइड कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से आप कॉस्ट भी कैलकुलेट करें। जैसे डेली रूटीन के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि यार कितना खर्चा मेरा डेली रूटीन पे जाएगा, और मंथली में कितना यहाँ पर सेव कर पाऊंगा या एक्स्ट्रा बजट चला जाएगा। और अगर मैं ये डेली पर्पस के लिए गाड़ी लेता भी हूँ, तो फिर लॉन्गर ट्रिप्स में कितनी हेल्पफुल हो पाएगी। और हाँ, जैसे कि ईवीज का मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है, आप डेली कम्यूट के लिए ईवी भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर लॉन्गर ट्रिप्स आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आपको पहले कहा कि सीएनजी देखिए, और अगर अवेलेबिलिटी नहीं तो एटलीस्ट डीजल गाड़ी की तरफ जरूर जाइए। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भाई टेक्नोलॉजी और फीचर्स कितने अच्छे हैं। मैं खुद भी फीचर्स की तरफ उतना ज्यादा नहीं देखता था, क्योंकि मुझे पसंद था भाई इंजन ड्राइविंग काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन जब आप सिटी में ड्राइव कर रहे होते हैं तो ऐसे समय में फीचर बहुत ज्यादा काम आते हैं। आप ट्रैफिक में खड़े हैं, ऐसे समय पर एसी बहुत ज्यादा काम आएगा, म्यूजिक सिस्टम बहुत ज्यादा काम आएगा, मल्टीपल कॉल्स लेने हैं बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये 3 फैक्टर कि भाई आपके यूसेज क्या है, आपको कितनी कॉस्ट लगने वाली है, और आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी रहनी चाहिए, ये तीनों चीजें अगर आपने चुन ली तो आप एक सही डिसीजन की तरफ पहुंच पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब भी इलेक्ट्रिक कार की बात आती है, लोग कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं कि 2 साल, 3 साल या 5 साल कितने समय में मेरा एक्स्ट्रा दिया हुआ इनिशियल अमाउंट रिकवर होगा। लेकिन वहीं अगर आप बाइक की बात करो तो ईवी स्कूटर लेते समय, ईवी बाइक लेते समय आपके दिमाग में सवाल नहीं आएगा, बल्कि ईवी स्कूटर के समय में आपके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आएगा कि 1 साल में मेरा टोटल दिया हुआ अमाउंट रिकवर हो जाएगा, मेरी स्कूटर फ्री हो जाएगी, और उसके बाद मैं सिर्फ पैसे बचा रहा हूँ। और इसी का प्रभाव एक्चुअल सेल्स पर भी पड़ता है। इतना ही नहीं, और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ईवी कार्स की सेल्स पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और ईवी स्कूटर्स काफी अच्छे से मार्केट में शाइन कर रही है। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्मार्ट कार गीक सीरीज। आज की वीडियो में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको क्लियर हो जाए कि ईवी स्कूटर्स क्यों ज्यादा शाइन कर रही है। जनरली लोग एक व्हीकल चाहते हैं ताकि उनकी कम्यूटिंग इजी हो जाए, डेली जो भी ट्रैवल कर रहे हैं वो इजी हो जाए। और हमारा माइंडसेट है कि भाई बाइक जो है डेली कम्यूट आराम से कर लेगी, जबकि कार पे तब जाता है इंसान जब उसको मालूम है कि मेरे लॉन्गर कम्यूट होंगे, मैं कभी बाहर जाऊंगा, कुछ घूमने के लिए निकलूंगा या किसी दूसरे शहर जाऊंगा। ऐसे समय पर बाइक आपकी डेली नीड्स को जल्दी पूरी करती है, और ईवी है तो आपको कॉस्ट भी बहुत कम लगता है। दूसरा पॉइंट है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, कार को चार्ज करने के लिए प्रॉपर एक चार्जिंग स्टेशन चाहिए, एक प्लेस चाहिए, और बहुत सारा समय चाहिए, और चार्जिंग भी काफी ज्यादा महंगी होती है कार की। जबकि बाइक की बात करो तो घर के नॉर्मल प्लग में भी वो चार्ज हो जाती है। साथ ही साथ कम समय लेती है, और डेली कम्यूट के हिसाब से जितना चलना है उतनी चार्जिंग उनमें आराम से हो जाती है। अगला पॉइंट ये है कि स्कूटर जो है वो जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है टोटल आपको प्रोवाइड कर रही है। जैसे हम स्कूटर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मुझे 150-100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर सके, जो कि आती है। लेकिन कार से हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं क्योंकि मैं लॉन्गर कम्यूट के लिए खरीदूंगा तो 500, 600, 700 किलोमीटर कम से कम चले। और आप देखेंगे कि कार में अगर आप रेंज के पीछे जाएंगे तो वो गाड़ियां भी काफी ज्यादा महंगी होगी, बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी। ऐसे में बहुत इजी डिसीजन होता है जब आप बाइक ले रहे होते हैं कि भाई ईवी की तरफ चले जाओ, रेंज उतनी ही मिल जाएगी। लेकिन जब कार ले रहे होते हो तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी और कॉस्ट फैक्टर। अब ईवी जब भी नाम लिया जाएगा तो आपको पता है कि यार जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखो तो कार्स में अगर आप सेम साइज की कार लेने वाले हो तो आपको कुछ 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। नेक्सॉन ईवी का ही उदाहरण ले लो, नेक्सॉन नॉर्मल आपको 15 में मिलेगी, लेकिन वही मॉडल की ईवी आपको 18 से 19 लाख में मिलेगी। जबकि बाइक्स में ऐसा नहीं है। आप एक स्कूटर ले रहे हो, लेकिन अगर आप उसी की कंपटीशन में कोई दूसरी स्कूटर देखोगे तो वो सेम प्राइस पर आपको ईवी में मिल जाएगी। यहाँ से ये समझ में आता है कि जितना मैं पेट्रोल पे खर्चा करूंगा साल भर में, उतने ही रुपए बचा करके मेरी गाड़ी फ्री हो जाएगी, ईवी हो जाएगी। तो कॉस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ पर स्कूटर एकदम सटीक बैठता है, लेकिन कार एक्सपेंसिव साबित होती है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों टेक्नोलॉजी का। आप देख रहे होंगे कि जब ईवी बाइक्स आना शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोकल ब्रांड भी हमारे यहाँ पर निकल गए। आपको लगभग 70-80 ब्रांड मिल जाएंगे ईवी स्कूटर बनाने वाले,
जिसके अंदर बैटरी लगानी है, मोटर लगानी है। बहुत सारी गाड़ियों में टायर के ऊपर ही मोटर फिक्स करके आपको गाड़ी मिल जाती है काफी कम बजट में, जबकि कार्स में ऐसा नहीं है। प्रॉपर रिसर्च लगती है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसकी वजह से बहुत कम लोग मार्केट में आ पाते हैं और वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होने की वजह से प्राइस भी काफी ज्यादा है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से ईवी स्कूटर तो काफी ज्यादा पॉपुलर होते चले जा रही है, लेकिन ईवी कार्स का मार्केट अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। अब अगर आपको सारी चीजें सही लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कुछ भी आपको सजेस्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू। अपनी फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाहते हो तो ये सिर्फ टच स्क्रीन सिस्टम अच्छा चुन लेने या फिर बहुत सारे लाउड स्पीकर चुन लेने जितना आसान नहीं। आपको बहुत सारी चीजें जैसे सेफ्टी, कंफर्ट, स्पेस सभी का ध्यान रखना होगा। एक छोटी गलती और लंबे समय के लिए आपके पास एक ऐसी व्हीकल होगी जिसमें कंफर्ट नहीं होगा या शायद सेफ्टी का रिस्क भी होगा। तो फिर क्या कुछ चीजें हैं जो जरूरी है देखनी। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्मार्ट कार सीरीज। आज के वीडियो में 5 ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर ये आपने कंफर्म कर ली तो गाड़ी आपकी बेस्ट ही होगी। बाकी सारी चीजें बाद में भी देखी जा सकती है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले देखनी है। आज के समय में एनकेप सभी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करके रेटिंग्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपके फिल्टर में आना चाहिए 4 स्टार से ऊपर वाली गाड़ियां, कम से कम 4 स्टार होना चाहिए, मैक्सिमम 5 स्टार। बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं होता है, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां होती है। आप i20 ले सकते हो, आप ऑल्ट्रोज ले सकते हो, टाटा की सारी गाड़ियां 4 स्टार वो होती है। हुंडई की गाड़ी अवेलेबल है, मारुति में भी बलेनो जैसे 6 एयरबैग के साथ आती है, ये आप देख सकते हो। दूसरा देखिए कि गाड़ी के अंदर सेफ्टी के फीचर्स क्या है, जैसे कि एयरबैग। हुंडई i20 की बात करोगे, एक्सेल की बात करोगे, 6 एयरबैग प्रोवाइड कर देते हैं। टाटा अपनी छोटी गाड़ियों में 6 एयरबैग नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन सेफ्टी रेटिंग काफी अच्छी लेकर के आता है। तो कोलिजन से पहले भी काफी ज्यादा फीचर्स काम आते हैं, कोलिजन के बाद भी एयरबैग। कोलिजन के पहले कौन से फीचर्स आते हैं? भाई ABS, EBD, ESC, ये सारी चीजें अगर आपकी गाड़ी में है तो कोलिजन होने से ही रुक जाएगा। तो इनका भी खासा ध्यान रखना। सेफ्टी पक्की कर ली तो गाड़ी के स्पेस पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि आप फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हो। रियर सीट पर कंफर्ट आप चेक कर लेते हो, ड्राइव करके देख लेते हो, टेस्ट ड्राइव में मजा आ जाता है। बट रियर सीट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली में सभी लोग फ्रंट सीट पर नहीं बैठेंगे। रियर सीट पर लेगरूम कितना है, थाई सपोर्ट कितना है, हेडरूम कितना है, सारी चीजें ध्यान से देखो। 3 लोग प्रॉपर्ली बैठ सकते हैं या नहीं, और रियर मिडिल सीट के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है या नहीं, सारी चीजें चेक करना। अगर ईवी ले रहे हो तो ध्यान से देखो, फ्लोर थोड़े ऊंचे होते हैं, लेगरूम कम मिलेगा, जैसे कि हम क्रेटा पेट्रोल और अल्ट्रा ईवी को कंपेयर कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और साथ ही बूट स्पेस कितना अच्छा है, कितना प्रैक्टिकल है, कितने सारे सामान रखे जा सकते हैं, वो जरूर चेक कर लेना। क्योंकि अगर आप सीएनजी पर शिफ्ट करते हो तो आपको बूट स्पेस कम मिलने के पूरे चांसेस हैं। तीसरी चीज रनिंग कॉस्ट भी जरूर देख लेना। अब ये नहीं कहूंगा कि ईवी ले रहे हो कि रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, भाई कैलकुलेशन लगेगा पूरा कि आपने शुरुआत में कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है और वो कितने समय में रिकवर हो जाएगा। लंबे टूर्स आप कर पाओगे नहीं, ईवी के लिए जो कि इम्पॉसिबल है। लंबे टूर्स में गाड़ी 2 से 3 बार आपको हॉल्टिंग दे देगी। बेटर होगा आप सीएनजी या डीजल की तरफ जाएं, जहां पर लंबे टूर्स भी इजीली हो जाएगा, रनिंग कॉस्ट भी कम है और मेंटेनेंस का खर्चा कितना बढ़िया है वो भी देखना पड़ेगा। कुछ फीचर जो आपकी गाड़ी के अंदर होने ही होने चाहिए, जैसे कि पार्किंग सेंसर। पुराने समय में गाड़ियां ज्यादा नहीं तो चल जाता था, लेकिन आज के समय में पार्किंग सेंसर ट्रैफिक के लिए बहुत जरूरी है। पीछे कितने नजदीक में गाड़ी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते, सारी चीजें जरूरी है। तो सभी तरफ पार्किंग सेंसर हो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर रियर पार्किंग कैमरा या 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है तो फिर सोने पे सुहागा। रियर एसी वेंट, अगर आप एक बड़ी गाड़ी ले रहे हो, अगर आप हैचबैक ले रहे हो तो भाई कैबिन छोटा होता है, ठंडा हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर आप एसयूवी जैसा नाम ले रहे हो तो आपके पास कैबिन स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसमें जरूरत होगी रियर एसी वेंट्स की। फैमिली के लिए कंफर्ट बढ़ाने वाली चीज है। कनेक्टेड कार टैग भी देख लेना, रिमोट से गाड़ी ओपन हो सकती है, नहीं हो सकती है, गाड़ी के अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस है या नहीं। और पांचवी, जिसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये चीज है रीसेल वैल्यू। एक समय के बाद आप जरूर गाड़ी को बाहर निकालना चाहेंगे कि भाई आपको चेंज करनी है, आपकी फैमिली अगर बड़ी हुई है, आप 5 सीटर 7 सीटर की तरफ जाएंगे, तब आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का वैल्यू आपको अच्छे से अच्छा मिले। और उसके लिए आपको रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, कंपनी को चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाँ जो गाड़ी आप ले रहे हो उसकी वैल्यू अगले 5 सालों में क्या मिलने वाली है। अगर ये सारी चीजों पर आपकी पसंदीदा गाड़ी खड़ी उतरती है तो आपके लिए वो परफेक्ट चॉइस होगी, वरना स्टेक हो सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट में बताना और भी कोई चीज आपको जरूरी लगती है। थैंक यू। सीएनजी का टैंक 1000 रुपए के अंदर फुल हो जाता है और ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर की राइड आपको प्रोवाइड करता है एक फुल टैंक। लगभग 4 रुपए पर किलोमीटर है, बट सिमिलरली उतना ही बड़ा इंजन पेट्रोल के साथ 8 रुपए पर किलोमीटर पर आपको राइड देता है। मतलब हर किलोमीटर पे 4 रुपए बचते हैं। सुनकर बड़ा अच्छा लगता है ना। कैलकुलेट करो तो हर महीने 1000 किलोमीटर मतलब साल के 48,000 रुपए बच गए। ऐसा ही कैलकुलेशन करके हम
भले ही 1 लाख रुपए इनिशियल कॉस्ट ज्यादा देते हैं सीएनजी की, लेकिन सीएनजी लेने का पर अगर अच्छे से देखा जाए तो ये आपको ज्यादा महंगी पड़ सकती है। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो स्मार्ट कार सीरीज। आज के वीडियो में आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगा कि आप बोलेंगे यार पेट्रोल या डीजल व्हीकल ही अच्छी है। सबसे पहली चीज कि बूट स्पेस बिल्कुल नहीं बचता। अब आपने एक गाड़ी खरीदी है जिसमें 5 लोग बैठकर उनका सामान लेकर आप जा सके, लेकिन आप सामान कहीं नहीं ले जा सकते क्योंकि आपके पास सामान रखने के लिए जगह ही नहीं है। हाँ, टाटा की गाड़ियों में ड्यूल सिलेंडर की वजह से थोड़ा स्पेस होता है, लेकिन फिर भी आप आधा बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो। तो भाई लॉन्ग ड्राइव्स विद सामान तो भूल जाओ अगर आप एक सीएनजी गाड़ी ले रहे हो। अब इनिशियल कॉस्ट आपने ज्यादा तो दे दी है सीएनजी लेने के लिए, लेकिन ज्यादातर समय आपको पेट्रोल पर चलना पड़ सकता है क्योंकि सीएनजी स्टेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर सीएनजी स्टेशन तो है लेकिन बहुत लंबी लाइन होती है। सो या तो आप अपने आधा घंटे उस लाइन में दे दीजिए या फिर आप चुपचाप पेट्रोल भरवा कर आगे बढ़ लीजिए। सो जब पेट्रोल ही भरवाना था तो इनिशियल स्टेज पे 1 लाख रुपए ज्यादा क्यों दिए? अब क्योंकि आपने एक्स्ट्रा फीचर लिया है, एक एक्स्ट्रा सिलेंडर लिया है, उससे भी थोड़े बहुत कनेक्शन हुए हैं, तो आपको मेंटेनेंस तो ज्यादा लगेगी ही लगेगी। इन केस ऑफ पेट्रोल अगर आप 5 सालों में 30 से 35 हजार रुपए जनरल सर्विसिंग के देते हो, सीएनजी के केस में वही चीज 50 हजार हो जाती है। और फिर सीएनजी टैंक का जो लीकेज टेस्ट है, सीएनजी टैंक की जो रखरखाव है, उन चीजों में अलग से पैसे आपको लग जाते हैं। और पांचवा, जहां हमारा इंडिया हर एक गाड़ी लेने से पहले देखता है कि भाई ग्लोबल एनकेप रेटिंग कितनी है। हमने मारुति को बहुत नीचे और टाटा को एकदम सर पे बिठा रखा है सेफ्टी रेटिंग में, वहीं पर आप अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो सीएनजी लेकर। अब खुद पर अगर इतना भरोसा है कि आप प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो ही सीएनजी की तरफ जाइए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से हरफन मौला है तो भाई सीएनजी बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। एक छोटा सा लीक, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से या फिर कभी थोड़ा बहुत एक्सीडेंट की वजह से हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ सीएनजी गाड़ी का एक्स्ट्रा पैसे देकर भी आपको पावर कम मिलती है। तो अगर आप घाट सेक्शन पे जाते हैं या कभी ओवरटेक करना चाहते हैं वो पावर लेग आपको जरूर मिलेगा। और बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है जो सीएनजी चलाते हैं बोलते हैं हम पेट्रोल पर स्विच कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन। तो फिर सीएनजी के एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए? तो भाई अंत में बात यहीं पर आकर रुकती है। अपने आप को पहचानिए। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, आप मेंटेन करना जानते हैं और आप समझते हैं कि आप बहुत लंबे टूर नहीं करेंगे, पेट्रोल की बार-बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सीएनजी के ऊपर जाइए, वरना पेट्रोल या डीजल गाड़ी आपके लिए काफी अच्छी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। दोस्तों मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके हैं और आज भी अगर आप मेरी गाड़ी चलाएंगे तो आप कहेंगे एकदम वही मेरे दोस्त ने अपनी 2 साल पुरानी गाड़ी को लगभग 10 साल पुरानी खटारा बना दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीजें मैंने नहीं करी या मैंने करी हैं जिसकी वजह से मेरी गाड़ी आज भी नहीं जैसी। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो स्मार्ट कार की सीरीज। आज के वीडियो में आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जो अगर आप भी अवॉइड करेंगे तो आपकी गाड़ी हमेशा सही रहेगी। देखो एचयूवी का जमाना है, हर कोई नेक्सॉन लेना चाहता है, क्रेटा लेना चाहता है या ब्रेजा लेना चाहता है ताकि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिले और खराब रास्तों पर भी चल सके। लेकिन लोग तो लेते हैं खराब रास्तों पर आराम से ग्लाइड करते हुए निकल जाते हैं, गाड़ी नीचे टकराती नहीं है, लेकिन अलाइनमेंट का ध्यान नहीं रखते। थोड़ा बहुत चैसी बच भी रहा है हम उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इन लॉन्ग टर्म आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट अगर थोड़ा सा भी खराब है तो आपकी सस्पेंशन और टायर्स पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा फ्रीक्वेंटली टायर चेंज करते हैं 20,000 30,000 रुपए और बहुत सारे लोग होते हैं 70,000 किलोमीटर भी चल लेते हैं। यही कारण है कि अगर आप अलाइनमेंट सही रखते हो तो आपके टायर्स भी बहुत लंबी लाइफ देंगे और आपकी सस्पेंशन भी बरकरार रहेंगे, बार-बार काम नहीं निकालेंगे। दूसरा, आपकी जो फ्रंट विंडशील्ड है बहुत ज्यादा जरूरी होती है विजन के लिए। अब हम क्या करते हैं कि गाड़ी लेके कहीं भी जाना होता है हम निकलते हैं और कांच को डायरेक्टली वाइपर से साफ कर देते हैं। ऐसे में कांच पर लगी हुई धूल और वाइपर पर फंसा हुआ कचरा दोनों साथ में रगड़ जाता है और कांच पे छोटे-छोटे से मार्क्स आ जाते हैं जो आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कांच में धीरे-धीरे जब उनमें धूल आएगी तो वो डल देगी। क्या करना है भाई, पहले कांच की धूल हटा लीजिए, वाइपर साफ कर लीजिए, देखिए कोई कचरा तो नहीं अटका, उसके बाद ही वाइपर चलाएं और बिना पानी के वाइपर ना चलाएं। एक बहुत गलत आदत लोगों की होती है कि हम सर्विसिंग स्किप करते हैं। फ्री सर्विसिंग है तब तक तो फिर भी हमें ध्यान होता है, बट उसके बाद हम लोग बोलते हैं सर्विसिंग ठीक है स्किप करते हैं, अगली करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑयल चेंज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपके इंजन का ऑयल आपके शरीर में खून की तरह है, तो आपको ऑयल समय पे चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो इंजन के साथ बहुत आप गलत कर रहे हैं और ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदेह होगा। बहुत सारे पार्ट चेंज करने पड़ सकते हैं और इंजन की परफॉर्मेंस भी गिर जाएगी। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई डाउनहिल पे गाड़ी को गियर से कंट्रोल करना चाहिए, ब्रेक से नहीं, बट करता कोई नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी गाड़ी के अंदर तरह-तरह के फीचर्स और एबीएस है जिसकी वजह से गाड़ी के टायर एकदम से लॉक नहीं होंगे, लेकिन जब डाउनहिल जा रहे होते हो ऐसे में आप एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हो इंजन के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर, अगर आप ब्रेक्स पर चलाते हो।
कोशिश करो कि कम गियर में उसे उतारते रहो, गियर के ऊपर पूरा वेट आने दो, तकलीफ नहीं होगी, सडन ब्रेकिंग से भी आप बच जाओगे और गाड़ी की हेल्थ भी लंबी बनी रहेगी। और एक बहुत जरूरी बात दोस्तों कि लोग हडलिंग करते हैं, कम आरपीएम पे गियर शिफ्ट करते हैं और गाड़ी को बड़े से बड़े गियर पर चलाने की कोशिश करते हैं कम से कम स्पीड में। उन्हें लगता है फ्यूल बच रहा है। दोस्तों ऐसे में फ्यूल नहीं बच रहा होता, लेकिन आपके इंजन की बैंड बज रही होती है। थोड़ा सा आरपीएम अगर हाई हो भी जाता है और कम से कम प्रॉपर आरपीएम में 1500 2000 आरपीएम के आसपास आप गियर शिफ्टिंग करते हैं तो उससे तकलीफ नहीं होगी और आपका इंजन की हेल्थ लंबी बनी रहेगी। तो यही कारण है कि मेरी गाड़ी आज भी नहीं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना। एक आम इंसान की गाड़ी के टायर्स 20 से 25 हजार किलोमीटर पर पूरे चेंज करने पड़ते हैं। मतलब आपको चारों टायर्स बदलने पड़ेंगे। हाँ, हो सकता है आप थोड़ा और चलाना चाहें तो और 2-3 हजार किलोमीटर चल लेंगे, लेकिन अगर आप टायर रोटेशन का इस्तेमाल करते हो तो आपके गाड़ी के टायर्स की एज डबल भी हो सकती है। और सिर्फ ये एक फायदा नहीं है टायर रोटेशन का, बल्कि बहुत सारे हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्मार्ट कार गीक सीरीज। आज के वीडियो में आपको टायर रोटेशन से होने वाले लाभों के बारे में बताऊंगा और टायर रोटेशन करवाना कैसे है उसके पैटर्न्स भी बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि टायर रोटेशन जरूरी क्यों है। देखो भाई, 3 प्रकार के टायर के एंगल्स होते हैं, कैंपर एंगल, कैस्टर एंगल और टो एंगल, जिसकी वजह से टायर हमेशा जमीन पर ऐसे फ्लैट नहीं होते, इसी तरफ झुके हुए होते हैं, जिसकी वजह से टायर का जो वियर एंड टियर है वो साइड से हो रहा होता है या किसी एक तरफ से ज्यादा हो रहा होता है। तो अगर आप ये वियर एंड टियर को इवन रखना चाहते हो तो टायर रोटेशन इसमें हेल्प करता है और बराबर घूमने तक चलते हैं। और क्योंकि आपने टायर रोटेशन समय पर करवाई है तो टायर ज्यादा समय तक रोड पर चिपक कर चलते हैं, आपकी ब्रेकिंग, आपकी सेफ्टी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और जैसे कि मैंने कहा, ज्यादा अच्छे से रोड पर चिपक कर चलते हैं तो परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी मिलती है। और साथ ही साथ पहला वाला पॉइंट, इनकी एज भी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले जो ज्यादा वियर हुआ हिस्सा है वो अब उतने ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है। तो इससे आपकी गाड़ी जहां 25,000 पर टायर बदलने पड़ रहे थे, अब ये 40 से 45,000 पर आपको बदलने पड़ेंगे। और ये टायर रोटेशन करवाएं कैसे? तो सिंपल सी बात है, नजदीकी गैराज पर जाइए जहां पर टायर बैलेंसिंग आपने करवाई हो या फिर कभी अलाइनमेंट करवाया हो, वो आपको बता देंगे किस तरीके का रोटेशन होता है। लेकिन ये टायर रोटेशन कैसे करवाते हैं? तो भाई सिंपल रूल है, ज्यादातर गाड़ियां इंडिया के अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, जो हमारी पैसेंजर व्हीकल होती है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में जो फ्रंट टायर्स होते हैं उनको जैसे के वैसे पीछे की तरफ डाल दिया जाता है, मतलब लेफ्ट वाला टायर लेफ्ट पे, राइट वाला टायर राइट पर, और पीछे के दोनों टायर्स निकालकर आगे क्रॉस कर दिया जाता है। मतलब पीछे का राइट सामने का लेफ्ट बनेगा और पीछे का लेफ्ट सामने का राइट बन जाएगा, और ऐसे आपका फ्रंट व्हील ड्राइव कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप एक रियर व्हील ड्राइव जैसे कि बोलेरो चला रहे हो, तब ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है। मतलब पीछे के टायर जैसे के वैसे सामने आ जाएंगे और सामने के टायर पीछे क्रॉस हो जाएंगे। सामने का राइट पीछे का लेफ्ट बनेगा और सामने का लेफ्ट पीछे का राइट बनेगा, और पीछे के दोनों टायर सामने ही आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऑल व्हील ड्राइव चला रहे हो, मान लीजिए आप थार चला रहे हो या ग्रैंड विटारा चला रहे हो, तो सिंपल है, क्योंकि चारों टायर्स पे इंजन की पावर जा रही है, आप एक्स बना दोगे, पीछे का राइट, सामने का लेफ्ट, सामने का लेफ्ट, पीछे का राइट बन जाएगा और वाइस वर्सा हो जाएगा। तो आपकी गाड़ी के टायर्स की ज्यादा हो जाएगी, जिससे सस्पेंशन भी अच्छे रहेंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी अच्छा रहेगा, गाड़ी को मैन्युवर करना भी इजी रहेगा और आपकी गाड़ी की ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी भी मेंटेन रहेगी।